नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक, पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम लोग हैं तीसरे सप्ताह के 5वें लेक्चर में। मॉड्यूल का नाम है सामान्य पशु प्रबंधन और जो आज का लेक्चर टॉपिक है वो है दुग्ध और कुक्कुट पालन का आर्थिक विश्लेषण। जब हम एक पोल्ट्री या डेयरी या सिप या गोट कोई भी फार्मिंग शुरू करते हैं तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फार्म है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसका आर्थिक विश्लेषण भी ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ शब्दावली है, उसका जानना हमें ज़रूरी है। जैसे पहला टर्म है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जब आप फार्म शुरू करते हैं तो उस समय आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसका उपयोग आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, इक्विपमेंट खरीदने में करते हैं और एनिमल्स खरीदने में करते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि वैसे एक्सपेंसेज जो कि फार्म के प्रोडक्शन से अफेक्ट नहीं होते हैं। फार्म का प्रोडक्शन घटे या बढ़े या फार्म ऑपरेट नहीं भी हो रहा हो, फिर भी वो खर्च होते ही होते हैं। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप एक घर शुरू करते हैं तो घर के लिए जब आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन या एसी, तो वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आप घर का रेंट देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर आप घर में रहें या ना रहें, आपको उसका रेंट देना पड़ता है। उसी तरह से फार्म में फार्म का रेंट, उसका लोन अगर आपने लिया है उसका इंटरेस्ट, उसका डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस आपको एनिमल का लेना पड़ता है, उस इंश्योरेंस का जो पैसा है वो, ये सभी फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट, जो एनिमल्स के प्रोडक्शन के बेसिस पे घटता या बढ़ता रहता है। जैसे कि फीड का कॉस्ट, उनके दवाइयों का खर्च, वेटनरी एंड मेडिसिन का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का कॉस्ट, इसे हम रेकरिंग या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। डेप्रिसिएशन, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी बिल्डिंग, उसकी जो वैल्यू है वो समय के साथ कम होती जाती है। जिस समय आप उसको खरीदते हैं या जिस समय बनवाते हैं उस समय उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और उसका लाइफ कितना है उसके आधार पर उसका डेप्रिसिएशन तय होता है। सपोज किसी बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है तो प्रति साल 10% से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती जाएगी। सपोज कोई इक्विपमेंट है, उसकी लाइफ 5 साल है तो 20% के रेट से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट, डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो फिक्स्ड एक्सपेंस भी हो सकते हैं या वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं, इन सभी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, जो टोटल आपका इनकम हुआ है सेल्स से किसी फार्म में, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि फीड और मेडिसिन के कॉस्ट को जब रिमूव कर देते हैं तो जो फायदा होता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट, जो इनकम आपको हुआ है, जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें कि इंश्योरेंस, जिसमें कि आपके डेप्रिसिएशन, और अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, और साथ साथ अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है, उन सभी को माइनस कर देते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम एक डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितना फायदा होगा, उसका आर्थिक विश्लेषण हम करते हैं। तो उसके लिए सपोज हमने 5 दूध देने वाली क्रॉसब्रेड गाय ली है, जो कि जर्सी या हॉस्टिन फ्रीजियन की क्रॉसब्रेड हो सकती है। उसका मूल्य सपोज 60,000 रुपये प्रति गाय था, तो 5 गाय का जो मूल्य होगा वो 3 लाख रुपए हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शेड बनवाएंगे उस एनिमल्स के लिए। तो जो एडल्ट एनिमल्स हैं उनके लिए जो कवर्ड एरिया होता है वो 3.5 मीटर स्क्वायर होता है और उनके लिए जो ओपन एरिया होता है वो 7 मीटर स्क्वायर होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि हमने सिर्फ फीमेल एनिमल्स को लिया था और काविंग के तुरंत बाद लिया था, तो उनके साथ फीमेल एनिमल्स थी, दूध देने वाली थी, उनके साथ फीमेल काफ्स भी थे, तो हमें काफ्स भी मिले। काफ्स के लिए सपोज कवर्ड एरिया 1 मीटर स्क्वायर चाहिए और ओपन एरिया 2 मीटर स्क्वायर चाहिए, और हमें इस शेड को बनवाने में जो खर्च है वो 1200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया के लिए है और ओपन एरिया के लिए 600 रुपीज
पर मीटर स्क्वायर है। तो जो खर्च होगा एक शेड को बनवाने में, तो 5 एडल्ट एनिमल्स के लिए कवर्ड एरिया के लिए 1200 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से 21,000 रुपये खर्च आएगा। एडल्ट एनिमल्स के ओपन एरिया के लिए जो खर्च आएगा वो होगा 5 इंटू 7 मीटर स्क्वायर और 600 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो 21,000 का खर्च आएगा। जो काप्स होंगे उनके कवर्ड एरिया के लिए, चूंकि 5 काप्स हैं तो 5 इंटू 1 इंटू 1200, तो 6,000 रुपये का खर्च आएगा। उसी तरह काप्स के लिए ओपन एरिया 2 मीटर स्क्वायर चाहिए और जो खर्च होगा वो 600 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर होगा, तो हमें 6,000 रुपये का खर्च आएगा। तो जो टोटल खर्च जो शेड पे आएगा वो 54,000 रुपये का आएगा। इक्विपमेंट भी हमें चाहिए, जैसे कि चारा काटने वाली मशीन, फॉडर या जो ग्रेन्स है उनको ग्राइंड करने वाली मशीन, बेलचा या स्क्रैपर जिससे कि हम डंग या गोबर को हटाते हैं, मिल्क कैन जिसमें हम मिल्क को कलेक्ट करते हैं, मिल्क को छानने वाली मिल्क स्ट्रेनर, हॉज पाइप जिससे हम फॉडर फार्म में इरिगेशन करते हैं या क्लीनिंग में यूज करते हैं, रोप्स जिससे एनिमल को बांधने का में काम आता है। सपोज 6,000 रुपये प्रति एनिमल के हिसाब से 30,000 का खर्च हमें इक्विपमेंट में आएगा। और जब हम एक फार्म एस्टेब्लिश करते हैं तो शुरुआत में कुछ मिसलेनियस भी खर्च होते हैं, जैसे एनिमल्स के रख रखाव, मेडिसिन, उसके फीड के लिए कुछ खर्च हम शुरू में ही कर लेते हैं, उससे कुछ फीड और मेडिसिन पहले से ही खरीद के रख लेते हैं। तो सपोज वो भी 6,000 रुपये प्रति एनिमल के हिसाब से हमें 6,000 इंटू 5 30,000 रुपये का हमने खर्च पहले जोड़ लिया है। तो इस हिसाब से 4,14,000 का इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें 5 दूध देने वाली गायों को रखने में आएगा। उसके बाद जो एक्सपेंस होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस, जिसमें कि जो आपका शेड है उसकी एक लाइफ फिक्स है। सपोज उसकी लाइफ 10 साल है तो 10% का डिप्रिसिएशन होगा, तो 0.1 इंटू जो शेड बनाने में जो खर्च आया था जो 54,000 था, तो वो 5400 रुपये प्रति साल का डिप्रिसिएशन उसके बिल्डिंग पर आएगा। उसका इक्विपमेंट सपोज उसकी लाइफ 10 साल है तो 10% का डिप्रिसिएशन के हिसाब से 0.1 इंटू 30,000 का इक्विपमेंट हमने खरीदा था, तो 3,000 रुपये का जो डिप्रिसिएशन का खर्च आएगा वो उनके इक्विपमेंट पर आएगा। उसी तरह से अगर सपोज आपने 4,14,000 का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें 50% आपने खुद का पैसा लगाया है और 50% आपने लोन लिया है, तो उस 50% जो पैसे हुए जो कि हुआ 2,07,000, उस पर सपोज 10% के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हैं और इंश्योरेंस आपको एनिमल का लेना पड़ता है, तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो 41,100 का आएगा। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं जिसमें फीड, फॉडर, उनके मेडिसिन्स, लेबर के कॉस्ट आएंगे। तो जो इनका फीड एंड फॉडर है वो भी 3 तरह का होता है। ग्रीन फॉडर, हरा चारा देते हैं, दाना देते हैं जिसे हम कंसंट्रेट कहते हैं, भूसा देते हैं जिसे हम ड्राई फॉडर कहते हैं। तो 5 हमारे पास एडल्ट एनिमल्स हैं, उनको हम 20 किलो हरा चारा देते हैं जब वो गाय दूध दे रही होती है। तो अब 1 साल में क्या होता है कि 270 दिन लगभग वो दूध देती है, उसके बाद वो एनिमल ड्राई हो जाती है, उसके बाद उसे कम हरे चारे की जरूरत पड़ती है। तो ड्राई होने के बाद सपोज 5 किलो हरा चारा दे रहे हैं और जब वो दूध दे रही है उस समय हम 20 किलो हरा चारा दे रहे हैं। जो काप्स होते हैं उनमें र्यूमेन जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है शुरू के 90 दिनों तक, तो उस समय उन्हें हरे चारे की जरूरत नहीं होती है, तो उन्हें हरे चारे की जरूरत सिर्फ 270 दिन होती है। एनिमल ड्राई 60 दिन तक रहेगा 1 साल में और 300 दिनों तक वो दूध देगा। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे 5 जो एडल्ट दूध देने वाली गाय हैं उनको 20 किलो के हिसाब से, और सपोज हरे चारे का जो मूल्य है वो 2 रुपये प्रति किलो है। ये तब होगा जब आपके पास आपकी खुद की जमीन होगी, तो उस केस में जो बीज का खर्च, उसके इरिगेशन या सिंचाई का खर्च और लेबर का कॉस्ट, ये सब मिला के 2 रुपये प्रति किलो एक हरे चारे का मूल्य आता है। तो 2 रुपये के हिसाब से 300 दिन के लिए 20 किलो हरा चारा उन 5 एनिमल्स को देंगे तो 60,000 रुपये का खर्च आएगा। उसी तरह से जो एनिमल्स जब ड्राई हो जाएंगी 300 दिन के बाद, तो वो सिर्फ 60 दिन तक वो जब ड्राई रही, तो उस केस में 5 एनिमल्स को 5 केजी और 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो खर्च आएगा वो करीब करीब 3,000 रुपये आएगा। और जो काप्स होंगे उनको 1 किलो हरा चारा देंगे हम, वो सिर्फ वो भी 270 दिन तक, तो उस तरह से 27 रुपये का खर्च आएगा। जो ड्राई फॉडर है, जो भूसा होता है वो गेहूं का या धान का, उसकी जो खर्च होता है वो करीब करीब 8 रुपये प्रति किलो होता है। तो
और हम जो दूध देने वाली गायों को 5 किलो सूखा चारा भूसा देते हैं और ड्राई एनिमल्स को भी 5 किलो ही भूसा देते हैं और जो काप्स होती हैं उनको हम 1 किलो भूसा देते हैं। तो उस हिसाब से जो ड्राई फॉडर जो मिल्किंग एनिमल्स को देंगे उसका जो खर्च 60,000 रुपये आएगा और ड्राई एनिमल्स के लिए 12,000 का खर्च आएगा और जो काप्स हैं जो बच्चे हैं उन पर खर्च 10,800 का आएगा। जो कंसंट्रेट है जिसमें कि मेज, राइस ब्रान, व्हीट ब्रान और मिनरल मिक्सचर सब मिला करके जो एक हम बनाएंगे उसका जो खर्च आएगा वो करीब करीब उस दाने का जो खर्च है वो 25 रुपये प्रति किलो आएगा। और जो मिल्किंग एनिमल्स है दूध देने वाली जो गायें हैं उन्हें हम 5 किलो दाना देते हैं। जो गायें दूध नहीं दे रही हैं, जो अभी ड्राई हैं, जो सूखी हैं, उनको हम 1.5 किलो प्रति एनिमल देते हैं और जो काप्स हैं उनको हम 1 किलो प्रति एनिमल दाना देते हैं। तो उस हिसाब से जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उनके दाने पर 1,87,000 का खर्च आएगा, ड्राई एनिमल्स पे 11,250 और काप्स पे 33,750 रुपये का खर्च आएगा। तो टोटल जो खर्च होगा वो 3,80,500 रुपये का खर्च आएगा। बाकी लेबर चार्जेस भी वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे, तो इसे हमें यहाँ पे जीरो माना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गाय हैं उनका जो पालन है वो फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं और उसके लिए कोई सैलरी नहीं देनी पड़ रही है। दूसरा, वेटनरी मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कृमिनाशक दवाइयों पर भी खर्च आएगा। सपोज वो 1,000 रुपये प्रति एनिमल आएगा तो 10,000 रुपये का खर्च हमें उनके दवाइयों, डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन पर आएगा। उसी तरह से कुछ मिसलेनियस खर्चे भी होंगे जिनके बारे में पता नहीं होता है और जो कि खर्च होंगे वो सपोज 500 रुपये प्रति एनिमल हैं और हमारे पास 5 एडल्ट और 5 काफ हैं तो ये 5,000 रुपये का खर्च आएगा। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा जो कि उनके चारे, दाने, ड्राई फॉडर, दवाइयों और मिसलेनियस खर्च पर आएगा, वो सब मिला के 3,95,500 रुपये का आया। तो जो टोटल एक्सपेंस होगा जिसमें कि फिक्स्ड एक्सपेंस जो कि इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का था और उसके बाद जो वेरिएबल एक्सपेंस जो हमने निकाला वो सब मिला के हो जाएगा 4,36,600। अब बारी आती है इनकम। तो इनकम जो है वो गायों से 2 तरह से मिल सकती है दूध देने से। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि क्रॉसब्रीड गाय हमें 15 किलो प्रतिदिन दूध दे रही है और हम उसे 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बेच रहे हैं। तो जो 5 दूध देने वाली गाय 15 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 300 दिन तक जो दूध देती है और हम उसे 35 रुपये प्रति किलो के अनुसार बाजार में बेचते हैं तो हमें 7,87,500 रुपये का मुनाफा होगा, फायदा होगा। और हम उनके गोबर को सपोज 5,000 रुपये प्रति एनिमल के हिसाब से 1 साल में बेचते हैं तो 25,000 रुपये हमें गोबर से भी मिल जाएगा। इस गोबर का उपयोग लोग मैन्योर में करते हैं खेतों में, जब इस मैन्योर का यूज करने के लिए। तो अब हम आते हैं, अब हमें नेट इनकम और रिटर्न। तो जो ग्रॉस इनकम होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा टोटल प्रॉफिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो होगा 8,12,000 माइनस 3,95,500, तो 4,17,000 का जो सकल लाभ होगा 1 साल में इन 5 गायों को पालने से। और जो नेट इनकम होगा इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट जो कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, उसको भी अगर माइनस कर देंगे तो 3,75,900 रुपये का हमें शुद्ध लाभ होगा 1 साल में। तो अगर हम प्रति महीने लाभ की बात करें तो हम इसे 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 31,325 रुपीज़ का हमें शुद्ध लाभ होगा। इससे आप अगर लेबर रखना चाहते हैं तो उसको लेबर भी रख सकते हैं और इस फायदे से आप जो आपने लोन लिया था, चूंकि अभी तक आप सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे कर रहे थे, उस लोन को भी रीपे करेंगे। अब हम जानते हैं एक पोल्ट्री बॉयलर फार्म के आर्थिक विश्लेषण के बारे में। तो इसमें जो इनिशियल कॉस्ट लगेगा वो बिल्डिंग पे लगेगा और उसके इक्विपमेंट पर लगेगा। तो सपोज ये बॉयलर फार्म जो है वो 1,000 बर्ड्स का है और उनके लिए जो जगह चाहिए, एक बर्ड के लिए लगभग 1 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए और आपको उसका सेट बनाने में 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का खर्च आता है। तो 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड आपके जगह चाहिए, 1,000 आपके पास बर्ड है और 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आपका खर्च आ रहा है, तो टोटल 2 लाख रुपये आपको सेट बनवाने में लग जाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑफिस चाहिए जिसमें कि आप उसके रिकॉर्ड्स रख सकते हैं या फिर आप उसका इस्तेमाल फीड
रखने में कर सकते हैं। सपोज वो 200 स्क्वायर फीट का है और 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको उसका बनवाने में खर्च आया, तो टोटल जो खर्च हो जाएगा 80,000 रुपये वो एक स्टोर रूम बनवाने में लग जाएगा। तो टोटल जो बिल्डिंग पे जो खर्च आएगा वो 2,80,000 रुपये आएगा। उसके बाद जो खर्च आएगा इक्विपमेंट पर आएगा। जो बॉयलर फार्म में फीडर, वाटरर या ब्रूडर जो चाहिए होता है उस पर सपोज जो खर्च है वो 50 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से आएगा। तो 1,000 इंटू 50 जो खर्च आ जाएगा 50,000। तो जो टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो होगा 2,80,000 प्लस 50,000 जो कि होगा 3,30,000 का। तो अब हम ये मान रहे हैं कि इसमें से आधा खर्च आपने खुद से उठा लिया और आधा आपने लोन लिया है। तो 1,65,000 का आपने लोन लिया है और 1,65,000 आपने खुद का पैसा लगाया है। उसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो आपने 1,65,000 का लोन लिया था 10% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे जो कि आएगा 16,500 का। उसके बाद बिल्डिंग पे 10% से डिप्रिसिएशन होगा, वो होगा करीब करीब 28,000 का। उसके बाद जो इक्विपमेंट लिए हैं उसकी भी लाइफ सपोज 5 साल है और डिप्रिसिएशन जो है वो 20% पर ईयर के अनुसार से हो रहा है, तो 10,000 डिप्रिसिएशन होगा इक्विपमेंट का। तो टोटल 38,000 रुपये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या एक्सपेंस आएगा। फिर आएगा रेकरिंग या वेरिएबल एक्सपेंसेज, जिसमें कि सबसे पहले आपने चूजा खरीदा है। सपोज वो चूजा था 35 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से, तो आपने 1,000 के बदले 50 चूजा खरीदा है क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी भी होती है। तो आपने 1,050 चूजा खरीदा है 35 रुपये के अनुसार, तो 36,750 रुपये का खर्च चूजा खरीदने में आएगा। एक बॉयलर को जब हम 42 दिन तक रखते हैं उसमें ये लगभग 2 किलो का वजन अटेन कर लेती है और ये 4 किलो दाना खाती है। तो जो दाने भी 3 तरह के होते हैं, स्टार्टर है, ग्रोअर है और फिनिशर है। तो हम तीनों को अलग अलग ना लेके हम ये मान रहे हैं कि 32 रुपये प्रति किलो दाने का खर्च है और एक जो बॉयलर बर्ड है वो 4 किलो दाना खाती है। तो 4 किलो इंटू 1,000 बर्ड इंटू 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1,28,000 हमें दाने पे खर्च आएगा। उसके बाद बेडिंग मटेरियल जिसे हम लीटर कहते हैं, उनकी दवाइयाँ, उनके वैक्सीन और बिजली बिल का जो खर्चा है सपोज 5,000 रुपये प्रति साइकिल जो कि 42 दिन का होता है उसमें खर्च आएगा। लेबर सपोज आपने एक रखा है, उसको 10,000 रुपये आपने दिया है उस साइकिल के लिए, तो ये 10,000 का खर्च लेबर चार्जेज होगा। तो टोटल जो खर्च होगा वो हो गया 1,79,750 रुपये का। एक साल में हम बॉयलर बर्ड के 6 साइकिल रन कर सकते हैं क्योंकि 42 दिन के बाद हमें 10 से 15 दिन का एक बीच में पीरियड देना होता है जिसमें कि हम उस जो हाउस है, शेड है, उसकी सफाई करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर से नया चूजा लाते हैं और फिर से वो 42 दिन के बाद फिर से वो 2 किलो का वजन होता है, फिर से उसे मार्केट में सेल करते हैं। तो पूरे 365 दिन में हम ऐसे ऐसे 6 साइकिल ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक साइकिल में जो खर्च आया था अभी हमने देखा 1,79,750 रुपये का आया था। उसके बाद अगर हम 6 साइकिल एक साल में चलाएंगे तो एक साल में जो टोटल खर्च आएगा वो 10,78,500 का आएगा। लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंस है जो कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और इक्विपमेंट है वो 38,000 का रहेगा ही रहेगा। तो जो टोटल एक्सपेंस होगा वो होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इन 1 ईयर और वो हो जाएगा 11,16,500 रुपये। अब हम बात करते हैं इनकम कितना होगा। तो 6 साइकिल में हमें 1,000 प्रति साइकिल के हिसाब से 6,000 बर्ड मिलेंगे जो कि 2 किलो के होने के बाद बाजार में बेचे जाएंगे और सपोज बाजार में उस समय जो मूल्य उन्हें मिला है वो 100 रुपये प्रति किलो मिला है। तो 6,000 बर्ड इंटू 2 किलो इंटू 100 रुपीज पर किलो 12 लाख रुपए हमें इनके बेचने से मिलेगा। उसके बाद गनी बैग्स जिसमें जो फीड आता है उससे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो 10 रुपये प्रति बैग के अनुसार आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो सपोज हमने बताया कि एक बॉयलर 4 किलो दाना खा रहा है, तो 6,000 जो बॉयलर हैं वो 24,000 किलो दाना खाएंगे और एक जो पैकेट होता है दाना का वो 50 किलो का होता है। तो हमें 480 गनी बैग मिल जाएंगे और हम उसे 10 रुपये के अनुसार बेचेंगे तो हमें 4,800 रुपये गनी बैग से मिल जाएंगे।
उसके बाद जो पोल्ट्री का जो मैन्योर है उसका खाद के रूप में उपयोग होता है। तो सपोज 2 रुपये प्रति बर्ड उनके जो फिकल मटेरियल है, जो मैन्योर है, उससे मिल जाएगा। तो 2 इंटू 6,000 12,000 रुपये हमें उनके मैन्योर से भी मिल जाएगा। तो जो टोटल इनकम एक साल में हमें बॉयलर फार्मिंग से मिलेगा वो 12,16,800 रुपये का मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अभी हमने देखा कि जो हमें रिटर्न या रेवेन्यू मिला है वो मिला है 12,16,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो होगा ग्रॉस इनकम माइनस रेकरिंग एक्सपेंसेज। तो रेकरिंग एक्सपेंसेज 10,78,500 था, तो 1,38,300 हमें मिला एक साल में बॉयलर फार्मिंग से, अगर हम 1,000 बर्ड ही रख रहे हैं, एक स्मॉल स्केल पे रख रहे हैं। और नेट प्रॉफिट में क्या होगा, हमें इस प्रॉफिट में से जो फिक्स्ड एक्सपेंसेज है, जो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको भी माइनस करेंगे तो हमें 1,03,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा होगा एक साल में 1,000 बॉयलर मुर्गियों को रखने से, जब हम 6 साइकिल ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम एक बॉयलर बर्ड की बात करें तो 1,03,000 रुपये डिवाइडेड बाई 6,000 बर्ड, वो 16 रुपये के आसपास एक बॉयलर बर्ड से हमें मुनाफा होगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एक डेयरी फार्म या एक बॉयलर फार्म को ऑपरेट करने में हमें कितना मुनाफा हो सकता है। सिमिलरली आप अगर एक बफेलो या एक सीप या एक गोट या एक पोल्ट्री का अंडा देने वाली लेयर फार्म को भी अगर आप संचालित करना चाहते हैं तो उसके खर्च को भी आप एक उसका आंकलन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 चीज़ों की बस ज़रूरत है। उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, उसके फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा, और उसके रिकरिंग कॉस्ट, उसके जो फीड पे, उसके दवाइयों पे, उसके लेबर चार्जेस पे कितना लगेगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।